सुप्रभात छात्रों। मैं आज 6D के बच्चों को संस्कृत के व्याकरण भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। मैं पहले भी बताई हूँ कि आपको पाठ और शब्दरूप और धातुरूप पढ़ने से पहले वचन, लिंग, पुरुष के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। मैं इससे पहले वचन, पुरुष पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको लिंग पढ़ा रही हूँ, क्योंकि संस्कृत में लिंग पुल्लिंग शब्दों हिंदी के शब्दों से अलग होते हैं। इस कारण से इसे भली भांति समझना अति आवश्यक है। अब हम देखें कि लिंग होते क्या है। किसी शब्द का प्रयोग, क्योंकि शब्द से ही हम पहचान करते हैं कि ये पुरुष जाति का है या फिर स्त्रीलिंग जाति का है। किसी भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर दूसरे लिंगों का जब भी हम पहचान करते हैं तो उसका शब्द होता है, उसका नाम होता है। नाम से ही हम परिचित होते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम महिला बोलते हैं तो उससे हमें महिला शब्द से ही हमें परिचय मिलता है कि ये स्त्रीलिंग है। पुरुष बोलते हैं तो ऐसा लगता है ये पुल्लिंग शब्द है। बालक बोलते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द होता है। तो ऐसे ही शब्द से ही अर्थात नाम से ही हम उनके लिंगों को पहचानते हैं कि कौन से लिंग में है। लेकिन संस्कृत में हम सिर्फ हिंदी की तरह, हिंदी में जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वैसे संस्कृत में 2 लिंग नहीं होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और तीसरे लिंगों को हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। वो वैसे शब्द जो कि जिसमें जान ना हो, अधिकतर वैसे ही शब्द नपुंसक लिंग आते हैं जिसमें जान ना हो, जिसको आप अंग्रेजी में नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। तो वैसे शब्दों को जिसमें जान ना हो, अधिकतर शब्द, ऐसे कुछ कुछ शब्द जिसमें जान हो उसमें भी नपुंसक लिंग लगाई जाती है, लेकिन अधिकतर शब्द जिसमें जान ना हो वह नपुंसक लिंग में होता है। हम यहाँ देखें परिभाषा। किसी शब्द का प्रयोग पुरुष जाति का, स्त्री जाति का या इन दोनों से भिन्न, ना तो वह पुरुष हो ना तो स्त्रीलिंग हो, स्त्री जाति का हो, बेजान वस्तु के लिए होता है। अधिकतर मैं अभी बताई बेजान, बेजान का अर्थ होता है जिसमें जान न हो। वैसे वस्तु के लिए, जिसको निर्जीव भी आप कह सकते हैं, निर्जीव अर्थात बेजान जिसमें जान ना हो के लिए किया जाए, उसे लिंग कहते हैं। आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि लिंग इस तरह से भी और ऐसे भी लिखाता है। आप समझने में गलती ना करेंगे। लिंग इस तरह भी लिखाता है और इस तरह से भी लिखाता है। ये अनुस्वार जो है, ये ग का पंचम वर्ण अंगा आया है। मैं पहले ही आपको वर्ण में पढ़ाई हूँ। तो ये अनुस्वार के कारण यह लिंग ऐसे भी और ऐसे भी होता है, तो उसे लिंग कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से पुरुष जाति का, स्त्री जाति का या फिर इससे अलग बेजान, जिसमें जान ना हो, ऐसे शब्दों की पहचान जिन शब्दों से होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला देखें, पहला पुल्लिंग शब्द। मैं अभी बताई कि लिंग इस तरह से और इस तरह दोनों से लिखाता है, वैसे ही पुल्लिंग भी मैं दोनों लिखी हूँ कि पुल्लिंग शब्द ऐसे भी लिखाता है और ऐसे भी लिखाता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं इसके बारे में समझे। पहले तो हम लोगों ने समझा कि कई ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से ही हमें पहचान होती है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्रीलिंग जाति का है या फिर नपुंसक लिंग जाति का है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से जाने कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात शब्द ही हमें पहचान, मैं अभी पहले ही उदाहरण के दौरान बताई हूँ कि राम कहने से ये शब्द ही हमें परिचय करता है कि पुल्लिंग है। बालक कहने से हमें ये शब्द परिचय करा रहा है कि ये पुल्लिंग है। कुकुरा कहने से ये पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द में है। अब देखें, इसका उदाहरण देखें। लेकिन संस्कृत वाले कुछ शब्द अलग होते हैं जिससे कि आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान आप कर सकते हैं। संस्कृत आप कहेंगे कि संस्कृत में कैसे हम शब्दों को पहचाने कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। तो सबसे पहले हम आपको उदाहरण दिए हैं जो आप ध्यान से देखें। अकारांत शब्द, अ का
के अंत में अ स्वर आए वह अकारांत शब्द होता है। और संस्कृत में अधिकतर अकारांत शब्द ही पुल्लिंग शब्द होता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो उकारांत, इकारांत, ऋकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अधिकतर अकारांत शब्द ही पुल्लिंग कहलाते हैं। अब यहाँ हम देखें उदाहरण, नरह, र में अ आया है, तो इसी को र में जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये र जो शब्द है, र हमारा यहाँ र में अ आ जाएगा। ये अ जो है ये अ से अंत हुआ, इस शब्द का अंत अ स्वर से हुआ, इस कारण से इसे हम अकारांत कहते हैं। तो यहाँ र में अ है, इस कारण से ये पुल्लिंग शब्द है। बालकः, उसी भांति क में भी अ स्वर का अंत है, तो इसे हम अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। नृपः, नृपः में भी अ से अंत हुआ, ये पुल्लिंग शब्द है। मृगः, मृगः में भी अ से अंत हुआ, इस कारण से ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्रीलिंग का बोध हो जाता है, वह शब्द उच्चारित करने से ही हमें पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब संस्कृत में स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग ही होते हैं, तो उसकी पहचान अलग होती है। जैसे मैं पुल्लिंग शब्दों में मैं बताई कि अकारांत, अकारांत जिसका अंत अ स्वर से हो वह अधिकतर शब्द पुल्लिंग शब्द होता है। वैसे ही स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए अधिकतर शब्द अ नहीं, दीर्घ आ स्वर निकले, जिस शब्द का अंत दीर्घ आ हो, तो वह अधिकतर शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। स्त्रीलिंग पहचानने के लिए आकारांत शब्द के अंत में आ अंत हो तो वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे हम उदाहरण देखें, कन्या, कन्या या है, या में आ अंत इसका आ से है, न कि यह है, तो कन्या आ का अंत है, तो इससे हम पहचान करेंगे कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। बाटिका, कन्या से तो हमें पहचान हो रही है कि यह स्त्रीलिंग है, लेकिन बाटिका, बाटिका से हमें इसकी लिंग की पहचान नहीं हो रही है, लेकिन इस शब्द में अंत आ से है, इस कारण से आ का अंत होने के कारण यह संस्कृत का स्त्रीलिंग शब्द कहलाया। वैसे ही माला, माला में भी आ है। बालिका, बालिका में भी आ है। तो जिस शब्द के अंत में आ का अंत हो, आ स्वर से अंत हो, वैसे अधिकतर शब्द संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। यही इसकी पहचान है। अब हम लोग नपुंसक लिंग के बारे में जाने कि नपुंसक लिंग पहचानने के लिए हम संस्कृत के कौन से शब्द लेंगे जिससे कि नपुंसक लिंग की पहचान हो। पहले मैं बताई कि कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जो बेजान होते हैं, बाद बाकी बहुत ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो उसकी पहचान के लिए हम देखें, स्त्री तथा पुरुष जाति से भिन्न किसी वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। या तो कोई वस्तु हो सकता है या कोई स्थान हो सकता है, तो उसे हम नपुंसक लिंग कहलाते हैं। और वो शब्द ना स्त्रीलिंग हो सकता है ना पुल्लिंग हो सकता है, वह कुछ अलग ही हो सकता है। अब नपुंसक लिंग को पहचानने के लिए हम देखें यहाँ उदाहरण, कमलम, कमलम। अब यहाँ अंत शब्द का अंत जो है यहाँ म हलंत, म हलंत, पूर्ण रूप से म नहीं, म हलंत ही ये नपुंसक लिंग की पहचान करने वाले शब्द हैं। वैसे ही फलम, फलम ये शब्द जो है मूल शब्द फल है, लेकिन नपुंसक लिंग होने के कारण इसमें म हलंत लगा है, और ये म हलंत से ही हम इसकी पहचान करेंगे कि यह नपुंसक लिंग का है। नेत्रम, नेत्रम मतलब आँख होता है, तो म हलंत लगने के कारण यह नपुंसक लिंग हुआ। पत्रम, पत्ता, वनम, म में, अर्थात नपुंसक लिंग वाले शब्दों में अंत जो होता है वो व्यंजन से अंत होता है, वो भी म हलंत का अंत होता है, इसे ही नपुंसक लिंग कहते हैं। अब
हमें उम्मीद है कि आप लिंक भी भली भांति समझ गए होंगे। इसे आप अपनी कॉपी में क्रमानुसार जैसे-जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसके अनुसार क्रमानुसार आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। अब मैं इसके बाद आपके पाठ को पढ़ाऊँगी ताकि आप पाठ में आए हुए शब्द की पहचान करें, जो कुछ शब्द वचन होते हैं, कुछ पुरुष के होते हैं, कुछ लिंग के होते हैं, तब आप भली-भाँति इसको आप समझ सकेंगे। धन्यवाद।